हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो करियर के शुरुआती सालों में हमें ट्रेडिंग को टोटली अवॉइड क्यों करना चाहिए। इसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे और कई सारे एग्जांपल के साथ समझेंगे। हम हमारे इन्वेस्टिंग सीरीज में अभी फ़िलहाल बेसिक सीरीज को हम कवर कर रहे हैं और उसके बाद में हम साइंस, कॉमर्स, साइकोलॉजी और फिलोसफी और उनकी सब स्ट्रीम्स हैं, हम उनको पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक शेयर मार्केट बहुत विशालकाय हाथी है। जब 4-5 अज्ञान के अंधे जब इसको आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो वो क्या डिस्कस करते हैं, वो क्या एनालिसिस करते हैं। क्योंकि वो अंधे हैं, तो वो डायरेक्ट वो नहीं देख सकते बिग पिक्चर को, तो वो अपनी समझ के अनुसार उसे इंटरप्रेट क्या करते हैं। जो उसकी सूंड को छुएगा, वो कहेगा कि ये अजगर है, और जो ये उसके पैर के तनों को उसके पैर को छुएगा, वो बोलेगा जी ये पेड़ का तना है, और जो उसके पूंछ को छुएगा वो कहेगा कि ये रस्सी है, और जो उसको पेट को छुएगा वो कहेगा ये बड़ी दीवार है, समतल दीवार है। तो है तो वो हाथी ही एक, लेकिन अपने अज्ञान की वजह से उन्होंने सबका इसका अलग अलग अर्थ निकाला है। और जब स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो हमें लॉन्ग और शॉर्ट को समझना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले इन्हीं को समझना चाहिए। क्योंकि जो हमारी एक कहावत रहती है कि शेयर बाजार एक सट्टा है। वो जो हम नॉर्मल अपने खुद के पैसे से जो शेयर बाय और खरीदते हैं, वो सट्टा नहीं है। सट्टा ये लॉन्ग और शॉर्ट है। तो आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में कि हम ये क्या है। तो सिंपली जब हम उधार में कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको लॉन्ग बोलते हैं। और चूंकि हम उधार में ये पोजीशन है, तो एक दिन हमें ये सेल भी करना होता है। और इसी तरह हम शॉर्ट सेल करते हैं कि उधार में कोई हम चीज़ आज बेच देते हैं और वायदा करते हैं कि हम थोड़े दिन बाद में तुमको ये ओपन मार्केट से खरीद के दे देंगे। तो ये से शॉर्ट सेलिंग कहेंगे। और चूंकि इसमें एक टाइम लिमिट रहती है, क्योंकि उधार है ये तो हमें इसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये जो ब्रोकर है ये हमें बहुत बड़ा बड़ा मतलब 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना ये हमें उधार देते हैं। और अब सपोज करो हमारे पास किसी के पास 1000 रुपये कैपिटल है और 10% वो स्टॉक डाउन चला जाता है, तो सिंपल सा सीधा 100 रुपये का लॉस रहेगा और वहां से वो कवर हो जाएगा। लेकिन हमने चूंकि उधार में पोजीशन बना सकते हैं, 10 गुना बना सकते हैं, तो 1000 रुपये है, हमने उसे 10,000 की पोजीशन बना ली। लेकिन जो विनाश हो वो यहाँ पे हुआ कि उसी दिन 10% वो डाउन गया, लेकिन लॉस हो गया हमारा 1000 रुपये का। तो पूरी की पूरी कैपिटल ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं आज के बाद से कि हम स्टॉक मार्केट में जिंदा भी रह सकते हैं क्या। तो इसे शॉर्ट एंड लॉन्ग बोलते हैं, और इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज रहती है। अब इसको थोड़ा सा हम चार्ट के आधार पर समझते हैं कि शॉर्ट सेल, हमने कोई कंपनी है यहाँ पे, उसका भाव को हमने शॉर्ट सेल कर दिया, यानी उधार में हमने उसको बेच दिया। ये हमारे पास में है नहीं, लेकिन हमने वादा कर दिया कि कुछ टाइम के बाद में तुझे मैं खुले बाजार से खरीद के दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये डाउन जाएगा। तो यहाँ पे 40 का भाव था, और कुछ टाइम बाद ये शेयर डाउन आ गया 20 रुपये, और हमने उसे 40 में वादा किया था बेचेंगे, लेकिन हमने उसे सिर्फ 20 रुपये में खुले बाजार से खरीद के दे दिया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। और ये एक केस ए था। अब किसमें केस बी ये भी हो सकता था कि आपने उसे 40 में वादा कर दिया कि मैं तुझे 40 के भाव से ही खरीदूंगा, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होगी वो ऊपर चला गया और वो बूम हो गया, बूम, और ये हो गया 80 का भाव। अब उसे उसने वादा किया कि मैं तुझे 40 में खरीद के दूंगा, जबकि भाव उसके एक्चुअल में 80, तो वो उसे 80 में से खरीद के देगा। तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है, इसमें ये दो पोजीशन होती है इसकी, विनिंग और लॉसिंग की। और अब हम एक रियल थोड़ा सा हटके देखते हैं। ये एक प्याज के भाव है, और ये जो प्याज के जो भाव है भारत में एकदम शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे हमेशा होते रहते हैं। तो यहाँ पे 2011 के आसपास बहुत अच्छे से ये ऊपर जंप किया, और ये उस टाइम पे लेवल लगभग इसका एवरेज भाव 15 हुआ करता था, और ये लगभग 45-50 के आसपास चला गया। तो जो भी समझदार लोग थे, जिन्होंने गोदाम भरे हुए थे, जिन्होंने उन्होंने उसको गोदाम को लगभग 50-45 भाव से खाली कर दिया। और जो कि जैसे ही मानसून आया, नया सीजन का प्याज आया, तो वो काफी टूट गया और वहां पे 10-15 के आसपास वापस आ गया, तो वहां से उन्होंने अपने गोदाम को वापस भर लिया। अब जो नया नया दुकानदार होगा या प्याज का रिटेल सेलर होगा, तो उसने क्या सोचा कि 45 के हैं, यहाँ से तो टूटना स्टार्ट होएगा। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो बहुत से लोगों ने उसमें उधार में लेके उसको बेच दिया,
उनके पास खुद की गोदाम में कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि तुझे कुछ टाइम के बाद में जो भी बाजार से पोजीशन उस भाव में तुझे खरीद के दे दूंगा। तो उन्होंने लगभग इसे 50 के भाव से बेच दिया। और ये कुछ टाइम के बाद में 2013 खत्म होते होते ही 100 रुपए चले गए प्याज के भाव। तो सपोज करो उन्होंने वादा किया हुआ था, अब उनको 100 रुपए में खरीद के देना पड़ रहा है, जबकि बाजार में उन्होंने उन्होंने बोला था कि हम 50 में खरीद के देंगे। तो सीधा सीधा इस तरह से लॉस होता है। ये प्याज को एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हमने समझा। और ये ऑयल फ्यूचर का केस है। और चूंकि लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो प्रोडक्शन तो चालू था क्रूड ऑयल का, लेकिन जो फैक्ट्री में मालिक थे उन्होंने कहा कि हम करेंगे क्या, तो इस तेल का उपयोग तो है नहीं, तो हम आपका जो वायदा कारोबार में उन्होंने जो वादा किया था वो उन्होंने अपना बेच दिया, कि हम आपका नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उनको कैंसिल करके उन्होंने बेच दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बाजार में बिकते हैं फ्यूचर में, ताकि एक स्मूथनेस बनी रहे। तो समझदार लोग थे, उन्होंने तो बेच दिया। ये हो गया 0 रुपए। अब 0 रुपए का जो रिटेल था, बंदा था, नया नया बंदा था, उसे लगता है कि कच्चा तेल है, 0 रुपए से क्या नीचे जाएगा। उसको टेक्निकल कोई समझ नहीं है कि जब प्रोडक्शन हो चुका और उसका खरीदार है नहीं, तो उस तेल का होगा क्या, वो स्टोरेज कहाँ पे होगा, तो वो नहीं जानते। तो उन्होंने 0 पे इसे सीधा सीधा बाय कर लिया। और वहां पे चूंकि बड़ी पोजीशन थी, तो कोई खरीदने वाला था नहीं, एक्चुअली में किसी ने खरीदा नहीं। तो ये -37 पे बंद हुआ उस दिन। और जबरदस्त तरीके से लॉस हुआ लोगों का, जिन्होंने कोई आइडिया नहीं था। और इसी तरह एक ये 2008 में जो महामंदी आई थी, उसके ऊपर आधारित मूवी है द बिग शॉर्ट, जिसको अपन शॉर्ट में ही निपटाएंगे। और इसमें ये एक बंदा है क्रिश्चियन बेले नाम का। तो इसे अगर मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, एकदम सिंपल, कि जैसे भारत में जैसे LIC है, वो बांट रही है होम लोन, जबरदस्त होम लोन बांट रही है। लेकिन जो इस बंदे ने ग्राउंड में रिसर्च किया, वो उसका निष्कर्ष ये था कि खुले बाजार में घर है वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि महंगी होम लोन लेके कोई क्यों घर खरीदेगा, जबकि उसे सीधा सीधा खुले बाजार में बहुत सस्ते में लोन घर मिल रहे हैं। तो उस वजह से इसका आइडिया तो सही था कि LIC इस तरह से फ्री फोकट के इतने सारे होम लोन बांट देगी, तो ये खत्म हो जाएगी LIC। उसका बंदे का आइडिया तो सही था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। तो जैसे हमने हमारे इस केस में देखा था कि यहाँ पे उसका बंदा तो आइडिया तो सही था, लेकिन ऊपर चला गया। तो उस वजह से इसको जबरदस्त लॉस हुआ यहाँ पे। और बाकी इसको आप जब डिटेल में सर्च करेंगे 2008 में सब प्राइम क्राइसिस क्या था, और वहाँ पे किस तरह से, तो आपको और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। और इसी तरह कि ये एक मार्जिन कॉल है, ये भी एक मूवी है, 2008 की मूवी पे आधारित एक ट्रू स्टोरी है। और इसमें क्या रहता है, जैसे भारत में अपस्टॉक एंड जीरोधा है, उसी तरह वहाँ के ये कंपनी थी। तो वहाँ का जो अपस्टॉक और जीरोधा थे, उन्होंने वो उधार में ट्रेडिंग करवाया करते थे। और उधार में ट्रेडिंग करवाया करते थे, तो उनका चूंकि मार्केट इतना भयंकर नहीं टूटता, तो उस दिन वो जबरदस्त तरीके टूटा था। तो उनकी 1000 की कैपिटल पे ये काम नहीं करवा रहे थे, ये लगभग 10,000 की कैपिटल पे काम करवा रहे थे। तो उस दिन ये सीधा सीधा 10% सीधा डाउन चला गया मार्केट पूरा पूरा। तो इनके पास जो भी कैपिटल थी ना, वो सारी सारी खत्म हो गई। और सालों की कंपनी, बनाई बनाई कंपनी थी, वो एक दिन में खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने उधार में वो ट्रेडिंग करवा रहे थे। और ये है वॉरेन बफेट। ये स्टॉक मार्केट में इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। और उन्होंने बहुत से अपनी अपनी समझ को लोगों को बांटा भी है, और बहुत से लोगों को वेल्थ बनाने में हेल्प भी की है। और ये इनके चार्ली मंगर हैं, और इन्होंने भी अपनी बहुत सारा लोगों को बताया है। और इन दोनों ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हालांकि इन्होंने अभी बहुत सारा डोनेशन दे दिया, लेकिन अगर नहीं देते तो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती है इनकी। और इनकी कंपनी का एक जो शेयर है उसकी भाव है 3 करोड़ का आसपास। तो इनका एक फ्रेंड हुआ करता था, तीसरा पर्सन भी था, और जो उसका नाम था रिक गुरियन। ये 1975 में इनका थर्ड पार्टनर हुआ करता था इनका। लेकिन इसने वो उधार में ट्रेडिंग किया, और उसका जबरदस्त तरीके से लॉस हो गया। तो उसकी जो खुद की जो पोजीशन थी, चूंकि उधार में लिया था और वो जो लॉस हो गया अच्छा खासा, तो उस वजह से उनको खुद की कंपनी का शेयर बेचने पड़ गए। और उस वजह से सिर्फ दो पार्टनर रह गए उस बर्कशायर हाथवे में। और ये कंपनी है गेम स्टॉप। ये बच्चों के वीडियो गेम वगैरह बनाती है। ये सुपर मारियो का फोटो है, ये भी इन्होंने ही बना रखा है। और कुछ टाइम पहले
वहाँ का जो हेज फंड थे, जो शॉर्ट सेलर थे, वो मानने लगे कि ये कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यू है और इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है इसका, तो इन्होंने इसको शॉर्ट सेल किया। लेकिन वहाँ का जो सोशल मीडिया था, वहाँ पे ये धीरे-धीरे न्यूज़ फैलने लगी कि ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यू है, इसको हम सभी को खरीदना चाहिए। और उस वजह से क्या हुआ कि इसके भाव बढ़ने लगे, भाव धीरे-धीरे बढ़ने लगे। तो जो इन्होंने शॉर्ट सेल किया हुआ था, उनको अपनी पोज़ीशन को कवर करना पड़ा। तो उस वजह से ये सिंगल डे में ये ₹20 का शेयर ₹100 का हो गया। तो वहाँ पे जिन्होंने भी वो हेज फंड था, जिन्होंने शॉर्ट सेल किया हुआ था, वो एक दिन में खत्म हो गए। पूरा सालों की कंपनी थी, लेकिन वो एक दिन में शॉर्ट में किया, तो उस वजह से वो खत्म हो गई। और इसी तरह क्योंकि ये उधार का रहता है कि स्टॉक मार्केट में, मैं आपको इसलिए ये सब कहानी बता रहा हूँ कि हमें जो भी करना है वो हमारी खुद की पोजीशन से मानना है। कभी भी उधार में नहीं काम करना, लॉन्ग या शॉर्ट कभी नहीं करना। और इसी तरह नोटबंदी हुई, तो 8 नवंबर में को नवंबर यहाँ पे ये मंदी हुई, और यहाँ पे लगभग 21 नवंबर आते-आते ये 1000 पॉइंट निफ्टी टूट गया 2 हफ्तों में। तो जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी ना, सारे सारे खत्म हो गए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से लॉस हुआ, उन किसी को पता नहीं था। और वो इस तरह की जो मूवमेंट आती है, तो खुद की डिलीवरी में पोजीशन होती है, तो हमारे पास टाइम होता है, और ये चूंकि उधार में रहता है, तो उस टाइम पे टाइम नहीं रहता। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो नॉलेज है और हमारा अज्ञान का हाथी है, वो कितना बड़ा है। और जैसे हमारी जो समझ है, जो हम जानते हैं जिन चीज़ों, वो लगभग 15% ऐसा रिसर्च कहती है। जैसे दिन क्या है, रात क्या है, ये इस तरह से। और लगभग 30% ये रहता है कि हम क्या नहीं जानते हैं। जैसे नासा का सैटेलाइट क्या काम करता है, वो कैसे उसको आकाश में छोड़ा जाता है। हम कार चलाना जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कार किस तरह से बनती है, जो ईवी कार है कैसे बन रही हैं। तो लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा परसेंटेज है एक अस्तित्व का, कि हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोरोना, हमें से किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आज से 3 या 4 साल पहले कि इस तरह से कोई महामारी आएगी, पूरी धरती पे फैल जाएगी, उसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है इवेंट्स का, वो बदल जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे ही अभी रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं। तो ये जो है ना, इसकी हमें हमेशा कैलकुलेशन करना चाहिए कि हम क्या नहीं जानते, कि हम क्या नहीं जानते, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और अब हम कुछ बंदों से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि वो नहीं जानते थे कि वो क्या नहीं जानते हैं। जैसे ये सहारा के मालिक हैं एक कंपनी के, सुब्रत रॉय। ये क्या करते थे कि एक इन्होंने चला रखा था कि चेन जोड़ो अभियान, कि तुम उससे जोड़ो, तुम उससे जोड़ो, तुम और उससे जोड़ो, तो ये नीचे से नीचे लोग जोड़ते चले जाएंगे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे ये लोग। अब क्या हुआ कि जो लास्ट मैन था, जो आगे से नहीं जोड़ पा रहा था, उसने बंदे ने पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे कई लोगों ने जब पैसे मांगे, तो इनके पास नहीं थे पैसे देने के लिए, और उसकी वजह से उनको जेल हो गया। और उसके बाद में वहाँ पे वो जो लोग दुखी थे, जो परेशान थे, उन्होंने इनको उनके ऊपर शाई फेंक दी, और इनकी बेल नहीं होने दी। तो ये अपनी लगभग बुढ़ापे में जाके जेल में बैठे हैं आराम से। उन्होंने पूरी जवानी बहुत ऐश से गुजारी, लेकिन बुढ़ापे में जेल में बैठे हैं। और ये है इनके तीनों के परिचय की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये राजस्थान के आसाराम है, और ये राम रहीम है इधर पंजाब के, और ये राधे माँ है महाराष्ट्र की। इनके कर्मों के बारे में हम सभी जानते हैं। ये लोग वो हैं जो नहीं जानते थे कि हम क्या नहीं जानते, और उसी वजह से आज इनका बुढ़ापे में ये लोग जेल में बैठे हैं। और जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आपको पास्ट के बारे में हम सभी जानते हैं। वर्तमान में जो चल रहा है वो है ही खैर। जो फ्यूचर है वो अननोन है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम फ्यूचर में, हमारे 10 साल बाद में, हमारी कर्मों की, हमारी कंपनी की क्या वैल्यू होगी, उसकी हम वैल्यू निकालना सीखें। और यकीन मानिए, जब इस तरह की जब हम सोचने लगेंगे ना कि ये सारा खेल इसी का है, हम फ्यूचर वैल्यू निकालें। जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालने लगते हैं, तो ठीक है कि प्लानिंग बहुत बार क्या रहता है कि हमारी प्लानिंग अलग दिशा में चली जाती है, लेकिन जो हमारे गोल होंगे ना, वो हमारे इस फ्यूचर वैल्यू के अनुसार बने रहेंगे। और जैसे अब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा टिप्स बताता हूँ कि जो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं खैर नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, तो उस वजह से मैं ये लॉन्ग और शॉर्ट नहीं करता। तो अब जैसे कि बाजार में क्या रहता है कि बजट आने से पहले अगर शेयर मार्केट गिरता है, तो बाद में चढ़ जाता है, और अगर पहले चढ़ गया बजट आने से, वो बाद में गिर जाएगा। तो सिंपल, अगर आप बजट से पहले लॉन्ग और शॉर्ट कर दोगे ना, इस अकॉर्डिंग टू, तो आप अच्छे से थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं, थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में
एक रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मानसून वाली अर्थव्यवस्था है। तो अब क्या रहता है कि मानसून दिवाली के बाद के जो सीजन रहता है उसमें मोस्टली हमेशा मन तेजी रहती है। तो आप दिवाली के बाद के दिनों में जब इसको लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं उसमें। और अगर शॉर्ट सेल नहीं करते हैं तो आप अच्छे लॉस से बच जाएंगे। तो ये एक ट्रिक रहती है, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ मुझे नहीं पता काफ़ी सारी चीज़ें। और जैसे जो स्मार्ट मनी होता है या स्मार्ट लो मनी वो कहाँ पे आता है, जब कोई कंपनी रहती है वो एकदम गुमनाम सी कंपनी है, किसी को कुछ पता है नहीं, उसके बारे में कोई टीवी में नहीं आ रहा, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा, और वहां से इसके बारे में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब कंपनी थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होता है, चूंकि इनको ये बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा खरीदना रहता है तो ये एकदम छोटी कंपनी को नहीं खरीद पाते। तो ये थोड़ा सा साइज बड़ा होता है तब ये लोग आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर एकदम जब पीक पे चला जाता है, जब गली नुक्कड़ पे चाय बेचने वाले लोग आपको बताने लगते हैं कि ये टिप्स हैं, तो वहां पे वो रिटेल इन्वेस्टर आता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर खुद को तो कोई समझ होती है नहीं, वो सुनी सुनाई बातों में विश्वास करता है, तो वो एकदम लास्ट में आता है। जैसे हम प्याज के वाले की बात करेंगे, तो जो प्याज का जो बहुत समझदार लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो 20 रुपए के आसपास प्याज को खरीद रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं जब प्याज के 50 के भाव आ गए तो बड़े बड़े गोदाम भरे जा रहे हैं। और जब 100 पे आ गया तो क्या रहेगा कि जो समझदार है वो लोग खरीदना बंद कर देते हैं यहाँ पे, कि भाई इतने महंगे नहीं है, ये हमेशा एवरेज भाव इसका है ही नहीं, तो हम खरीदेंगे नहीं। तो जब खरीदने वाले नहीं बचता तो फिर वो वहां से गिरना तय हो जाता है। तभी कहते हैं कि भीड़ और भीड़ में सिर्फ और सिर्फ मात्राओं का फ़र्क होता है, बाकी भीड़ और भीड़ में उनका अर्थ एक जैसा ही होता है। और इसकी वजह ये रहती है कि जो साइकोलॉजी को अपन देखते हैं क्या रहेगी, कि सभी उम्मीद करते हैं, उम्मीद आशावाद रहता है कि हाँ, कंपनी ऊपर जाएगी, अच्छा रहेगा। फिर बहुत यूरोफिया रहता है, जब सब बस खरीद रहे हैं, चाय वाले की टिप्स ले लेके सब खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत एक उन्माद सा बन जाता है। फिर जब लोग खरीदना, समझदार लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो फिर वहां से उसमें तेजी आनी बंद हो जाती है, तो वहां पे फिर डर बढ़ने लगता है। और जब वो गिनता है ताश के पत्तों की तरह महल, तो वहां से फिर लोग जो रिटेल इन्वेस्टर होता है या फ्रेशर होते हैं या जिनको नॉलेज नहीं होती, वो उनका जो आत्मविश्वास है वो टूट जाता है, वो बेच के चले जाते हैं। और ये फिर कंटिन्यू होता रहता है। तो इसके लिए जब अगर हम अपनी कंपनी को अच्छे से समझते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो जब मंदी आती है तो हम उसको बेचते नहीं है, उसको और खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये सारा गेम बनता है। और एक बहुत अच्छी किताब है, फूल बाय रैंडमनेस, ये लिखी थी नसीम निकोलस तालिब ने। और ये एक रैंडमनेस के बारे में है कि जैसे जब कोई कंपनी अच्छी जा रही है या कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है तो हमें लगता है हम स्मार्ट है, ये हमारी वजह से हो रहा है। और इसी तरह जब कोई चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, या कुछ कंपनी डाउन जा रही है, या फिर अनवांटेड इवेंट्स हो रहे हैं हमारी लाइफ में, तो हम लगता है हम कितने अनलकी हैं। जबकि दोनों ही केस में रैंडमनेस अपना एक बहुत रोल अदा करती है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी रैंडमनेस रहती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा, मैं मेरी समरी बताता हूँ कि मैंने इससे क्या क्या मेरा टेक अवे था। कि एक तो हम संभावनाओं को बहुत गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जो नेगेटिव संभावनाएं रहती हैं उनको हम मान के नहीं चलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बहुत गड़बड़ करता है। दूसरी बात ये कि जो लक है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्होंने तैयारी की हो। लक सिंपल भाषा में, जब कोई आदमी तैयारी कर चुका होता है या तैयारी है उसकी, जब वो जैसे ही उस इंसान को अवसर मिलता है तो वो लकी बन जाता है। और सिंपल भारत में देखते हैं कि भारत में लगभग 10 लाख लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लाख लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आते। तो उनकी प्रिपेयरनेस नहीं है, तो कहाँ से वो लकी हो सकते हैं। ऐसा ही इस शानदार बुक से मेरी तीसरी लर्निंग ये थी कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जो ग्राउंड फ्लोर पर होता है तो उसको नहीं पता कि एक 5वीं मंजिल पे जाने के बाद में नज़ारा कैसे होगा। और जो 5वीं मंजिल पे जो ऑलरेडी बैठा रहता है, उसे नहीं पता रहता कि 100वीं मंजिल पे जाके नज़ारा कैसे रहेगा। तो इसका अर्थ, तात्पर्य ये है कि जैसे-जैसे हमारा हमारी बुद्धि विकसित होती है या हमारे एक्सपीरियंस अलग-अलग रहते हैं, तो उस वजह से हमारा जो नज़रिया है वो भी बदल जाता है वक़्त के साथ। और चौथा है कि हम हमारी ज़िंदगी में एक क्लियर रूल बनाएँ कि हमारा भारी भरकम नुकसान से बचें। ये कंपनी के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये जीवन के हर
एक जीवन पे लागू होता है कि हम जो भारी भरकम लॉस को हम सबसे पहले अवॉइड कैसे करें। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो हमें हमारी प्रायोरिटी ये नहीं कि हम पहुंचना है, हमारा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इन द सेंस बहुत तेज स्पीड से नहीं चला रहे हम लोग। और ऐसी ये हमारा एक डाउन साइड जो भी रहती है फील्ड में, हम पहले से क्लियर रूल बनाए हमारे। और पांचवा जो मुझे इससे अच्छी लगी कि जो रैंडमनेस रहती है उसको हम हमारे सिर्फ और सिर्फ हम सक्सेस में कामयाब करते हैं, हम फेलियर में नहीं करते हैं। क्योंकि जो एक नॉर्मल चीजें रहती है तो जो होता है ना एक गलत आत्मविश्वास, वो इस वजह से हमारे अंदर आ जाता है कि रैंडमनेस चीजों को हम अपना खुद का मान लेते हैं। और जैसे ही फेलियर आता है तो वहां पे लगता है नहीं हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम अपने अज्ञान को दोष नहीं देते, हम हमारे हमारी किस्मत को दोष देते हैं। तो उस वजह से एक सिंपल सा ये भी रहता है कि रैंडमनेस है जीवन में रहेगी, और बहुत सारी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो रैंडमनेस को हम एंजॉय करें हमारे जीवन में जब तक वो लॉस नहीं कर रही है हमें। और ऑलवेज सबसे अच्छा मुझे जो की लर्निंग इस बुक से ये लगी कि आप अपने जीवन में प्लान करें, प्लान ऑलवेज चेंज योर प्लान, नॉट द गोल। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे सबसे अच्छी बुक इस बात की लगी।